हल्दी घाटी की वो लड़ाई जो इतिहास की किताबों से छुपा ली गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक इंसान कितना कुछ सह सकता है जब चारों तरफ दुश्मन हो, अपनों की ही तलवारें पीठ में धसी हो और सामने खड़ी हो उस समय की सबसे बड़ी सल्तनत की फौज? तो क्या कोई अकेला इंसान उससे टकरा सकता है? शायद नहीं, लेकिन एक नाम है जिसने मुमकिन किया है, महाराणा प्रताप। मैं विनोद साहू और आप देख रहे हैं द डमरू शो, जहां हम आपके सामने लाते हैं भारत के उन सच्चे किस्सों को जो इतिहास की किताबों में अधूरे रह गए या फिर जानबूझकर छुपा लिए गए। आज की कहानी हल्दी घाटी की, वो युद्ध जिसमें अकबर की विशाल मुगल सेना थी, हथियारों से लेस हाथियों पर चढ़ी हुई और संख्या में 4 गुना ज्यादा। दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके पास सीमित सैनिक थे, कमजोर हथियार थे और जिनका अपना सगा भाई शत्रु पक्ष में खड़ा था। अब जरा सोचिए, ऐसी लड़ाई कोई जीत भी सकता है? लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये दिमाग की लड़ाई थी, जज्बे की लड़ाई थी और सबसे बढ़कर अपने वजूद, अपनी मिट्टी और सम्मान की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप जानते थे कि जंग होनी तय है। जब जब अकबर की तरफ से कोई मंत्री सुलह का पैगाम लेकर आता, राणा प्रताप साफ शब्दों में इनकार कर देते। उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक अस्तित्व की लड़ाई थी। वो जानते थे कि अकबर को एक बार अगर मेवाड़ पर कब्जा मिल गया तो उनके वंश, उनकी संस्कृति और उनकी आज़ादी सब कुछ मिट जाएगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने लड़ाई की पूरी योजना पहले ही तैयार कर ली थी। उन्होंने हल्दी घाटी को चुना, एक ऐसा सकरा दर्रा जहां से एक बार में केवल कुछ ही सैनिक गुजर सकते थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सदी हुई रणनीति थी। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह से व्यवस्थित किया कि दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे एक एक करके अंदर आना पड़े। और जब दुश्मन बिखरा हुआ होता है तो होता है हमला करने का सबसे सही वक्त। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में सिर्फ बहादुर सैनिक नहीं रखे, उन्होंने स्थानीय भील समुदाय को भी अपने साथ जोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि अपने पहाड़ों और जंगलों को जानने वाला हर इंसान 1000 दुश्मनों पर भी भारी होता है। भीलों ने ऊंचाई से तीरों की बारिश की, खबरें पहुंचाई और ऐसे ऐसे काम किए जो किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखे गए। और बात सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, एक बड़ी योजना थी मुगलों को रोकने की। महाराणा जानते थे कि अकबर की असली ताकत है उसकी तोपें। चित्तौड़ को भी तो तोपों से ही तोड़ा गया था, लेकिन हल्दी घाटी की सकरी गली में अकबर की तोपें पहुंच ही नहीं सकी। उन्होंने उस रास्ते को ऐसे चुना कि मुगलों के भारी हथियार वहां तक आ ही ना सके। ये कोई संयोग नहीं था, ये दूरदृष्टि थी। युद्ध की पूरी विसात पहले से बिछा दी गई थी। जून 1576। दोस्तों, तपती धूप थी और वो दिन आया जब हल्दी घाटी की जमीन पर तलवारों की टंकार गूंजने लगी। हजारों सैनिक आमने सामने थे, लेकिन जोश, जुनून और जज्बा सिर्फ एक और था, महाराणा प्रताप की सेना में। उस युद्ध का एक दृश्य आज भी लोगों की आंखों में बसा हुआ है। जब राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगलों के सेनापति मान सिंह की ओर बढ़े। मान सिंह एक विशाल हाथी पर बैठे थे। चेतक ने छलांग लगाई और अपने पैरों से हाथी पर हमला किया, लेकिन उसी हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह कट गया। अब चेतक बुरी तरह घायल था, लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी थमती नहीं है। यही तो वो पल था जिसने चेतक को अमर बना दिया। जब मुगल सैनिकों ने चारों ओर से महाराणा प्रताप को घेर लिया, तब चेतक घायल पैर के बावजूद उन्हें लेकर वहां से भाग निकला। वो 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ा बिना रुके घायल पैर से, और फिर एक नाले को पार करते हुए महाराणा को सुरक्षित स्थान पर उतार कर वहीं प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आज जब हम घोड़ों की कहानियां सुनते हैं तो चेतक का नाम क्यों आता है? क्योंकि वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो राणा प्रताप के संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक था। अब यहाँ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप तो रण छोड़ हो गए, युद्ध छोड़कर भाग गए। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई युद्ध सिर्फ तलवार से जीता जाता है? क्या कोई लड़ाई सिर्फ एक दिन में खत्म होती है? नहीं, असली लड़ाई तो तब होती है जब हार मानने के बाद भी इंसान फिर से खड़ा होता है, और महाराणा प्रताप ने यही किया। हल्दी घाटी का युद्ध तकनीकी रूप से कोई निर्णायक जीत नहीं थी, लेकिन एक बात तय थी, अकबर की विशाल सेना महाराणा प्रताप को तोड़ नहीं सकी। प्रताप घायल थे, सेना बिखर गई थी, लेकिन आत्मा नहीं टूटी थी। और इसी आत्मा के बल पर शुरू हुआ वो दौर
जिसे हम कह सकते हैं जंगल में तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी मुगलों से मुकाबला करते हुए बिता दी। अपने बच्चों के साथ, अपनी रानी के साथ, भूखे प्यासे, कभी पत्तियां खाकर तो कभी जंगल के पानी से प्यास बुझाकर, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। एक किस्सा सुनिए। एक बार की बात है, महाराणा प्रताप की बेटी बहुत भूखी थी। रानी ने जंगल के जंगली चावल पीसकर रोटियां बनाई थी। तभी एक मुगल जासूस ने उनकी गुफा की जानकारी पकड़ ली। जैसे ही महाराणा प्रताप ने रोटी तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे जमीन पर गिरा दिया गया क्योंकि मुगल आ पहुंचे थे। उसने रोटी नहीं मिली और तब महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, क्या मेरी बेटी को भी भूख में रोना पड़ेगा? क्या मेरी मिट्टी को फिर से गुलाम ही रहना होगा? वो दिन था और फिर उन्होंने कसम खा ली, जब तक मेवाड़ को फिर से आज़ाद नहीं करवा लूंगा, चैन से सांस नहीं लूंगा। इधर अकबर ने कई कोशिशें की महाराणा प्रताप को झुकाने की। कभी मनसबदारी का लालच दिया, कभी अपने सेनापतियों को भेजा, लेकिन राणा प्रताप के जवाब हर बार वही थे, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी मिट्टी को बेचूंगा नहीं। अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी मनोवैज्ञानिक युद्ध। वो लोगों को डराकर, खरीदकर या मजबूर करके झुका लेता था, लेकिन प्रताप जैसे लोग उसकी रणनीति को बेकार कर देते थे। और यही वजह थी कि 20 साल तक अकबर मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका। अब आप सोचिए, जब बाकी सारे राजपूत राजा अकबर के दरबार में बैठे थे, वहां के नाच गानों में डूबे थे, मनसबदारी और इनाम ले रहे थे, तब एक राजा था जो जंगल में था लेकिन स्वाभिमान के साथ था। क्या वो सच्चा राजा नहीं था? वक्त धीरे धीरे बीता और फिर मदद आई एक ऐसे इंसान से जो आज इतिहास में लगभग भुला दिया गया है। उनका नाम था भामाशाह, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। इतना धन कि उससे 25,000 सैनिकों की टुकड़ी और सेना खड़ी हो सकती थी। उस दिन राणा प्रताप की आंखों में फिर से चमक लौट आई। उन्होंने फिर से सेना तैयार की और एक एक कर वो दुर्ग जो मुगलों के हाथों में थे वापस लेना शुरू कर दिए। दीवेर का युद्ध वो लड़ाई थी जिसने बता दिया कि महाराणा प्रताप अभी खत्म नहीं हुए हैं। इस युद्ध में राणा ने न सिर्फ मुगल सेनाओं को धूल चटाई, बल्कि अपनी बहादुरी से फिर से एक मिसाल कायम की। कई बड़े दुर्ग फिर से मेवाड़ के हाथों में आ गए। लोगों का आत्मविश्वास लौटा। किसान, भील, सैनिक, सब ने मिलकर महाराणा के साथ नया इतिहास लिखा। अब जरा सोचिए, बिना किसी विदेशी मदद के, बिना आधुनिक हथियारों के, बिना संसाधनों के, एक अकेला राजा मुगल साम्राज्य से टकरा रहा था। क्या आज के समय में हम ऐसी मिसाल कहीं देख पाते हैं? लेकिन दोस्तों, हर संघर्ष की एक कीमत होती है। लगातार युद्ध, घाव, जंगल की ठंड और भूख ने धीरे धीरे महाराणा को कमजोर कर दिया और आखिरकार 57 वर्ष की उम्र में अपने ही बनाए राज्य में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब गौर करिए, एक राजा जिसने जीवन भर केवल संघर्ष देखा, जो कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं, जिसने अपना पूरा जीवन असली मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया, उसे आज कितनी जगह दी गई है? इतिहास में हल्दी घाटी को एक अनिर्णित युद्ध बताया जाता है। राणा प्रताप को हारने वाला कहा जाता है, लेकिन क्या जो खुद न झुके, न डरे, न मरे और जिसने मुगलों को 2 दशक तक रोक रखा, क्या उसे हारा माना जा सकता है? नहीं दोस्तों, वो हार नहीं थी, वो थी हमारे आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत। आज जब हम अपने घरों में चैन से रहते हैं, खुलकर बोलते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं, तो याद रखिए, वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। कोई जंगलों में रोया था, कोई भूखा सोया था, किसी ने अपने बच्चों को लोरी की जगह युद्ध की कहानियां सुनाई थी, और उन लोगों में सबसे आगे थे महाराणा प्रताप। तो आइए आज उनके जीवन से कुछ सीखें। सम्मान से समझौता नहीं करना, हिम्मत से पीछे नहीं हटना और सच के लिए डटे रहना, यही सच्चा देशभक्त बनाता है, यही इंसान को अमर करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि असली वीर कौन था, और नीचे कमेंट करके बताइए और लिखिए जय महाराणा प्रताप। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे थे द डमरू शो। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक सच्चाई के साथ, तब तक जय हिंद।